गुड मॉर्निंग साथियों। पीछे की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो 10-12 क्लासों के अंदर जो भी पढ़ा था उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे उनका हमने रिवीजन किया है। जो क्वेश्चन मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देने के लिए बोलता हूं उन क्वेश्चनों को हमने पिछली जो क्लास थी उसके अंदर देखा है। आज इस क्लास के अंदर हम चंद्रवरदाई है उससे संबंधित जितने भी जो पॉइंट बनते हैं उन पॉइंटों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को लाइक किया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर किया करें। जितना आप मेरे को सपोर्ट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा कंटेंट में आपको उपलब्ध करवाने की कोशिश करूंगा। कहावत है मारवाड़ी के अंदर के हाथ है वो अकेले नहीं धुपते हैं, यानी उसको दोनों को मिलाकर धोना पड़ता है। तो इसलिए मैं जितना आपको सहयोग कर रहा हूं आप भी मेरे को उतना सहयोग करें। ठीक है, बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, चंद्रवरदाई को पढ़ने से पहले हमने जो पीछे जो पढ़ा था उन 5 क्वेश्चनों के जवाब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दीजिए। गारसादे तोशी द्वारा रचित, जो गारसादे तोशी है, गारसादे तोशी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो शुरुआत जब आपने की थी तो उस टाइम हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर मेरे को आप कमेंट में दीजिए क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है पीछे और आप अगर रेगुलर जुड़े हुए हो तो आपको पता भी है। गारसादे तोशी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का हिंदी प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो दो क्वेश्चन हो गए, एक तो जो किसने किया था हिंदी और एक कब किया था। जॉर्ज गिरिसन द्वारा लिखित साहित्य का इतिहास का हिंदी अनुवाद किसने किया था? और जो जॉर्ज गिरिसन है, क्योंकि गारसादे तोशी उसने फ्रेंच भाषा में लिखा था और गिरिसन ने अंग्रेजी भाषा में, तो दोनों के हिंदी अनुवाद किए गए थे। तो गारसादे तोशी वाले जो विद्वान है उनका नाम बताइए और जो जॉर्ज गिरिसन है उनका बताइए। जॉर्ज गिरिसन द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का हिंदी प्रकाशन किस वर्ष में किया गया? तो हमारे सामने 4 क्वेश्चन हो गए। पांचवा जो हमारा क्वेश्चन है वो है बाबू श्याम सुंदर दास द्वारा लिखित हिंदी कोविद रत्नमाला का द्वितीय प्रकाशन कब हुआ था? इसके 2 प्रकाशन हुए थे। प्रथम का मैं बता देता हूं, 1909 था, 1909 था। द्वितीय का आपको बताना है। इनके जवाब आप कमेंट में दिया करें। आप कमेंट में इनके जवाब नहीं देते हो, आप कमेंट में जवाब इनके जरूर दिया करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। अभी आप इनके जवाब कमेंट में दीजिए, बाद में मैं इनके जवाब आपको रिवीजन जो क्लास होगी उसमें सारे क्वेश्चनों के जवाब एक साथ बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम चंद्रवरदाई से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु, यानी जो चंद्रवरदाई है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु होंगे वो सारे यहाँ पर हम लेने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं इनके जन्म की। जो चंद्रवरदाई है उनका जन्म 1168 ईस्वी के अंदर लाहौर में हुआ था। किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। जो सन मानी है वो किसने मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। जाति की बात करें तो ये भाट जाति है, कहीं पे भट्ट लिखा हुआ होता है, भाट जाति से थे। गोत्र इसकी जकात है। कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए सारे, इसलिए मैं यहाँ पर ले रहा हूं, तो हल्के में मत लेना इनको। आप सोच रहे हो कि भाई जात वात है कौन पूछता है, तो ये भी क्वेश्चन है वो हिंदी साहित्य के अंदर पूछे गए हैं। ग्रंथ की बात करें तो पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई है उसके जो ग्रंथ है वो पृथ्वीराज रासो है। भाषा की बात करें तो ब्रज व राजस्थानी है। जो पृथ्वीराज रासो है उसकी भाषा है, उसके अंदर ब्रज और राजस्थानी के शब्द है। शैली की बात करें तो पिंगल शैली है। ये डिंगल और पिंगल शैली है, ये अक्सर पूछते हैं, यानी जो डिंगल और पिंगल शैली है तो हमारे जो पृथ्वीराज रासो उसके अंदर पिंगल शैली है। और याद रह जाएगा जैसे पृथ्वीराज रासो में प आ रहा है और पिंगल शैली में भी प आ रहा है, तो प दोनों मिलके तो पृथ्वीराज रासो उसकी शैली क्या है? पिंगल है। ये ग्रंथ प्रबंधात्मक शैली में लिखा गया है, महाकाव्य। अब प्रबंधात्मक शैली क्या होती है? प्रबंधात्मक शैली वो होती है, महाकाव्य का तो मतलब हो गया महा यानी बड़ा होता है, तो ये बड़ा काव्य। ठीक है, अब प्रबंधात्मक शैली की बात यह है कि प्रबंध का मतलब है कि जो घटना एक कहानी की तरह चलती है, प्रबंध की तरह, जैसे एक कोई यहाँ पर जो कोई वर्णन आया उससे मिलता जुलता उससे आगे आएगा, इस प्रकार आगे आगे वो वर्णन है वो एक दूसरे से मिलता हुआ आगे चलता है, एक कहानी की तरह चलता है, जिसमें हमारी एक जिज्ञासा बनी रहती है कि ये हो गया तो उसके बाद में क्या होगा।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना है, मोस्ट लाइन है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो पृथ्वीराज रासो उसको हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम महाकाव्य माना है। इससे पहले कोई महाकाव्य हिंदी में नहीं लिखा गया। चंद्रवरदाई हिंदी साहित्य के प्रथम महाकवि माने जाते हैं, क्योंकि जब पहले कोई महाकाव्य लिखा ही नहीं गया तो महाकवि कौन होगा, तो इसलिए चंद्रवरदाई वो हिंदी के सर्वप्रथम महाकवि है और महाकाव्य है वो कौन है, पृथ्वीराज रासो है। नरोत्तम स्वामी ने इसे मुक्तक रचना माना है, ये भी लाइन मोस्ट है। नरोत्तम स्वामी है, उसने जो महाकाव्य है हमारा कौन सा, पृथ्वीराज रासो, उसको क्या माना है, मुक्तक रचना माना है, यानी वो महाकाव्य नहीं मानते इसको। इसका प्रधान रस यानी जो अंगिरस बोलते हैं वो वीर और श्रृंगार है। इसके अंदर वीर रस भी हमारे को देखने को मिलता है और श्रृंगार रस है वो भी देखने को मिलता है। किस रचना में, पृथ्वीराज रासो में। इसमें प्रमुख अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और यमक अलंकार है। अलंकार है वो हमारे सिलेबस में, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही सिलेबस में है। और अलंकारों को मैंने अच्छे से समझाया है। जो हमारे फर्स्ट ग्रेड के जो सिलेबस में जितने अलंकार थे उसको मैंने फर्स्ट ग्रेड में समझाया और सेकंड ग्रेड में जितने थे उनको सेकंड ग्रेड वाली क्लासों में समझाया। और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो पूरा सिलेबस वो मैंने अच्छे से करवा रखा है और उसकी जो पीडीएफ फाइलें हैं, ठीक है, वो तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए और उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के नाम से जो मेरे चैनल पे उपलब्ध है, तो आप जाकर उसको अच्छे से वॉच कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। समय समय पे मैं जो पीडीएफ फाइलें होती है, कोई सूचना होती है, वो उसमें मैं डालता रहता हूँ। तो अनुप्रास और यमक अलंकार इसके अंदर मुख्य है। इस रचना में कुल पद या श्लोक की बात करें तो 16,306 है और ये मोस्ट है, क्योंकि आजकल जो आरपीसी जो क्वेश्चन पूछ रही है वो इस प्रकार का पूछ रही है कि निम्न में से असत्य है। तो अब देखिए पृथ्वीराज रासो से संबंधित आपसे पूछेगी कि इसके अंदर प्रधान रस है, वीर रस और श्रृंगार रस है। इसके अंदर अलंकार है, अनुप्रास और यमक अलंकार है। इसके अंदर कुल श्लोक है 16,306 की जगह वो दे देगी 17,306। फिर इसमें रचना में छंद है तो 68 प्रकार के। तो इस प्रकार एक पॉइंट वो गलत देती है, तो ऐसे वर्णन है आजकल आरपीसी ऐसे क्वेश्चन है वो पूछती है, तो एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस रचना की कुल श्लोकों की बात करें तो 16,306 है, ठीक है। क्योंकि हमें तैयारी किस प्रकार करनी है, हमें तैयारी उस प्रकार करनी है कि जिस प्रकार आरपीसी चाहे भाई, क्योंकि हम आरपीसी का जो एग्जाम है वो फाइट करना चाहते हैं, तो आरपीसी जैसा चाहेगी वैसा हमें तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसी तैयारी हम नहीं कर सकते कि जिससे हम अपने आप में विद्वान बन जाए कि हम विद्वान हैं। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है, हमारे को सिर्फ उस पैटर्न को समझना है और उसके हिसाब से, क्योंकि जो वो क्वेश्चन पूछेगी उसके आंसर हमें देना होता है। इस रचना में 68 प्रकार के छंद का प्रयोग किया गया है। तो देखिए 16,300 इसके अंदर श्लोक या पद है और 68 प्रकार के इसके अंदर छंद है। जो छंद है, जिस प्रकार हम जो छंदों की बात करते हैं, छंद भी हमारे सिलेबस के अंदर है, दोहा है, चौपाई है, रोला है, उलाला है, बहुत सारे छंद है। तो उसके अंदर 68 प्रकार के छंद है वो काम में लिए गए हैं, जिसमें से छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया है। जो छप्पे छंद है ना वो ज्यादा है इसके अंदर। छप्पे छंद क्या होता है, छ रो उ, इस प्रकार मैंने एक छोटा सा एक लाइन बना रखी है। लाइन तो क्या, एक शब्द बना रखा है, छरो। छरो का मतलब हो गया छप्पे है ना, उस छप्पे के अंदर क्या होता है, रोला होता है। रोला और प्लस उ यानी उल्लाला, इन दोनों को, रोला और उल्लाला जो छंद होता है दोनों को मिलाने के बाद में जो बनता है वो छप्पे छंद होता है, ठीक है। एक बना रखा है मैंने कुद्दोरा, कुद्दो रो, इस प्रकार बना रखा है। यानी जो कुंडलियां होती है उसके अंदर दोहा और रोला होता है। आगे देखिए, आगे चंद्रवरदाई का प्रिय छंद छप्पे है, यानी जो छप्पे छंद है वो पृथ्वीराज रासो के अंदर 68 प्रकार के जो छंद काम में लिए गए, 68 प्रकार के जो छंद काम में लिए गए, उसके अंदर जो छप्पे छंद है वो प्रमुख है, ज्यादा छप्पे छंद का प्रयोग किया गया। तो अब मैंने जो छप्पे छंद है वो चंद्रवरदाई, क्योंकि छप्पे छंद का ज्यादा प्रयोग किया गया इसलिए जो चीज पसंद, जैसे मान लीजिए खाने की बात करें तो हमें खाने में कोई चीज पसंद होती है तो उसको हम ज्यादा खाते हैं, तो ज्यादा प्रयोग किया छप्पे छंद का, तो कहने का मतलब चंद्रवरदाई का वो प्रिय छंद है इसलिए उसने ज्यादा प्रयोग किया है। पृथ्वीराज रासो में कुल गुण चित्र, अब देखिए 68 और गुण चित्र वाला आपको कंफ्यूजन नहीं रखना है। यानी छंदों की बात आए तो 68 प्रकार के छंद काम में लिए गए और सर्ग जो
इसके अंदर जो हम सर्ग की बात करें, पाठ यानी जो पाठ है वो कितने गुणसूत्र है, जो उनका नाम इनमें सर्ग दे रखा है, तो गुणसूत्र तो सर्ग है और 68 प्रकार के छंद है। पृथ्वीराज रासो का नायक नायक है वो कौन है? अजमेर के चौहान राजा अरुणोराज, अजमेर का जो राजा था अरुणोराज का पुत्र यानी उसका पोता है, वो सोमेश्वर का पुत्र है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। तो पृथ्वीराज रासो इसका नाम है, तो पृथ्वीराज चौहान उस पर लिखा गया है। वो कौन है? अजमेर का शासक है। नायक की श्रेणी की बात करें तो धीरोदात्त नायक है, यानी नायक की जो अलग अलग श्रेणियां होती है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने फर्स्ट ग्रेड में जो पढ़ाया वहां पर मैंने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया, एक पॉइंट, तो वहां पर मैंने नायकों के बारे में बताया कि नायक कौन कौन से, और नायिका के बारे में बताया नायिका ही कौन कौन सी होती है। तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी तो वहां जाकर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ कवियों का वर्णन कर रहे हैं और कवियों से संबंधित जो पॉइंट होंगे उनसे बात करेंगे। नायिका कन्नौज के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता है। ऐसा माना जाता है कि जो जयचंद और जो पृथ्वीराज है, ठीक है, तो ये क्या है, दोनों ये जो संयोगिता है ये दोनों बहन भाई थे, क्योंकि ये जो मासी ऐसे बोलते हैं कि इनकी जो दोनों की माँ है वो एक ही थी, तो मासी के ये दोनों बहन भाई हो गए थे, ऐसा इतिहास में वर्णन मिलता है। वहां पर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। नायिका की श्रेणी की बात करें तो मुग्धा नायिका है। नायिका कैसी है? मुग्धा है। और नायक कौन सा? धीरोदात्त नायक है। इस ग्रंथ की सर्वप्रथम जानकारी कर्नल टोड ने अपने ग्रंथ एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान 1839 ईस्वी में दी है। यानी जो पृथ्वीराज रासो है, जो ग्रंथ चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया, इसकी हमारे को सर्वप्रथम जानकारी कहां से मिलती है कि जो एक अंग्रेज विद्वान है कर्नल जेम्स टोड, उसका ग्रंथ है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंदर 1839 ईस्वी में जो प्रकाशित हुआ, तो वहां पर हमारे को उसकी जानकारी मिलती है। कयमास वध प्रसंग इसी ग्रंथ में प्राप्त होता है, यानी जो कयमास वध जो प्रसंग है ना, वो हमारे को इसमें मिलता है। पृथ्वीराज रासो रचना, उस रचना के अंदर कहीं प्रसंग आया, बीच में कोई एक पैराग्राफ की बात करें तो वो आया है, तो वो हमारे को इसके अंदर मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मोस्ट, ये लाइन कयमास वध प्रसंग है वो किस रचना में देखने को मिलता है, तो वहां पर जैसे पृथ्वीराज रासो है, कोई और नाम दे देगा, 3-4 रचनाओं के जो अभिषेद होते हैं, तो उसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन पूछा गया और आगे पूछने की संभावना है। इस ग्रंथ को पूर्ण करने का काम चंद्रवरदाई के पुत्र जलहरण ने किया था, यानी ऐसा माना जाता है कि जो चंद्रवरदाई ने जो पृथ्वीराज रासो लिखा था उसको पूरा नहीं कर पाए थे और बीच में इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद में इसको पूरा करने का काम है वो उसके पुत्र थे जिसका नाम जलहरण है, उन्होंने इसको पूरा किया है। इसके लिए एक छोटी सी लाइन है, पुस्तक जलहरण हत दे चली गज्जन नृप काज, यानी पुस्तक है वो जलहरण के हाथ में देकर वो चले कहां पर? गज्जन यानी जो राजा होता है, गज्जन गज्जन का मतलब सॉरी नृप का मतलब राजा होता है, और उस राजा के वो काम करने के लिए, तो हमें ये मानना है कि हमारे को ये जो लाइन है और उसका अर्थ है वो नहीं पूछते, हमारे को यही पूछते हैं कि जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो उसका पूर्ण करने का कार्य किसने किया था? तो जलहरण ने किया है। ये आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, ये जो पुस्तक जलहणाते दे चली गजन नृप काज, ये जो पंक्ति है वो किससे संबंधित है? तो ये पृथ्वीराज रासो से संबंधित है, ऐसा पूछा जा सकता है। बाकी अर्थ के बारे में बहुत कम पूछते हैं, नहीं पूछते। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज व चंद्रवरदाई मित्र थे और दोनों की मृत्यु व जन्म एक साथ हुआ था, ऐसा जो माना जाता है। इतिहास में लिखा गया है कि पृथ्वीराज और जो चंद्रवरदाई दोनों क्या थे? आपस में दोस्त थे, मित्र थे, और दोनों की मृत्यु और जन्म वो एक साथ हुआ था। एक थाल जन्म एक थाल मरण। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस रचना को सूख सुखी संवाद कहा है, मोस्ट लाइन है और क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो पृथ्वीराज रासो क्या कहा? सूख सुखी संवाद कहा है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 मत प्रचलित है, यानी पृथ्वीराज रासो उसके संबंध में 3 मत प्रचलित है। कुछ लोग है इसको प्रमाणिक मानते, कुछ लोग इसको आधा प्रमाणिक मानते, और कुछ लोग है वो बिल्कुल इसको अप्रमाणिक मानते, और इनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछते ही पूछते हैं। इसको याद करने का बहुत ही सिंपल मैंने एक सूत्र बनाया है, आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, अच्छे से आप इसको याद कर पाओगे। अब देखिए कंफ्यूजन क्या होता है कि देख इनमें से जो प्रमाणिक अप्रमाणिक अर्ध प्रमाणिक जो मानने वाले विद्वान है, उन विद्वानों के बारे में पूछा जाता है कि इसने अर्ध प्रमाणिक माना है या प्रमाणिक माना है या
अप्रमाणिक माना है। तो देखिए मैंने शुरुआत की कि पहले ए आया, अप्रमाणिक हो गया, क्योंकि हम शुरुआत ऐसे करेंगे, क्योंकि जो हमारे सवर है वो ऐसे स्टार्ट हो रही, तो पहले अप्रमाणिक को रखना है, रख लिया। बाद में एस प्रमाणिक का मतलब बिल्कुल ही प्रमाणिक, तो फिर बीच में आधा आएगा, आधा प्रमाणिक मानने वाले हो गए और फिर जो प्रमाणिक मानने वाले। इस प्रकार आपको ध्यान रखना, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक, ये आपको लाइन में इस प्रकार कर्म शेष को। तो पहले अप्रमाणिक की बात करें तो अब देखिए अप्रमाणिक की हमने बात की, तो अप्रमाणिक का मतलब है ए है वो स्वर हो गए, स्वरों के बाद में हमारे व्यंजन आते हैं, और व्यंजन आते हैं तो व्यंजन कहां से शुरुआत होते हैं, कैसे हम शुरुआत करते हैं। तो अब पहला सूत्र है वो हमारे को कैसे, मैंने इसको बहुत सोच समझ कर बनाया है, ऐसे नहीं कि सीधा ऐसे, क्योंकि इसको याद करने भी तो पड़ेगा हमारे को, ऐसा तो है नहीं कि हमने सूत्र बना लिया और हमारा काम हो गया। जो हम कवि है उन कवियों को जो सूत्र हमने बनाया वो सूत्र हमारे को एग्जाम में याद भी तो आना चाहिए, इसके बाद में आप कभी नहीं भूलोगे। तो पहले आपको अप्रमाणिक रखना, फिर अर्ध प्रमाणिक रखना और फिर प्रमाणिक रखना, ये लाइनें याद हो गई। अब अप्रमाणिक रखा तो पहले हमारे को स्वर आए है, तो स्वरों के बाद में व्यंजन है, और व्यंजन को हमसे कैसे शुरुआत करते हैं। तो पहला सूत्र क्या होगा, कवि राम बुल्लर देवी मोती जी, बस कैसे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये होता है कि सूत्र याद ही नहीं आता है, जो सूत्र हमने याद कर रखा वो सूत्र याद ही नहीं आता है, फिर हम करेंगे कैसे, क्योंकि एक सूत्र नहीं है। अभी तो हमने शुरुआत की है, हिंदी साहित्य का इतिहास जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो आपके सामने बहुत सारे सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। इतना सरल हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास कि एक बार आप अगर मेरी क्लासों के द्वारा पढ़ लोगे तो आपको ऐसे लगेगा यार इतना सरल हिंदी साहित्य का इतिहास था और हम कहाँ उलझे हुए थे, बिल्कुल सरल हो जाएगा। तो देखिए कवि राम बुल्लर देवी मोती जी, कवि राम बुल्लर देवी मोती जी। दूसरी बात आपको यह भी बता दूं कि ये जो क्लास लेने के बाद में आपको इधर उधर कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे हो उस गाइड में तो इतना मोटा मैटर दे रखा है, इन्होंने तो इतना सा बताया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना सा आप याद करिए, फिर एक बार एग्जाम देने के लिए जाइए, फिर आपको पता चलेगा कि इतने से ही काम हो रहा है। भाई ज्यादा लंबा चौड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा सवाल आते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, जो मैंने बताया इसमें जो आता है वही करके आ जाए, उससे आपकी मेरिट है वो फाइट हो जाएगी, तो फिर ज्यादा पढ़ने की जरूरत कहाँ है। तो देखिए कवि राम बुल्लर देवी मोती जी, ये सूत्र हो गया हमारा, ये आपको एक इतनी सी लाइन याद रखनी है। अब अप्रमाणिक जो मानने वाले जितने विद्वान है उन विद्वानों के नाम इसके अंदर आ गए हैं। तो देखिए कवि, कवि का मतलब हो जाएगा कविराज मुरारी दान एवं श्यामल दास, ये इतना लंबा नाम हो गया कवि से। फिर आ गया राम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने यहां से इसका राम ले लिया। फिर आ गया वुल्लर, तो ये हो गया डॉक्टर वुल्लर। फिर देवी, तो मुंशी देवी प्रसाद, यहां से देवी को ले लिया। फिर मोती, तो मोतीलाल मेनारिया, यहां से मोती ले लिया। फिर जी, तो जी एच ओझा यानी गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वहां से हमने जी ले लिया। बस इतना से याद करना है, हमारा काम हो गया। कवि राम बुल्लर देवी मोती जी ये है जो इसको अप्रमाणिक मानते, यानी जो पृथ्वीराज रासो है वो अप्रमाणिक मानते। अब यहां से क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा वो भी तो हमें ध्यान में रखना। आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानता है, निम्न में से कौन सा विद्वान है जो पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानता है। अब इनमें से जो हमने यहाँ पर 6 नाम ले रखे, इनमें से एक नाम देगा, कोई सा भी नाम दे देगा, और 3 नाम है वो दूसरे देगा। अब हमारे को छांटना, अब वहां से छांटने में फिर सारे कवि है, सारे लेखक है, कैसे छांटेंगे, तो याद करने में तकलीफ होती है। बस आपको क्या करना है, अप्रमाणिक का नाम आए तो अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक ये नाम आए और आते ही आपको क्या करना है, ये सूत्र लगा देना, कवि राम बुल्लर देवी मोती जी, जो नाम इनमें से मिलता है वो छांट लेना, बाकी काम हो गया। आगे देखिए, आगे आया हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को जाली ग्रंथ कहा है, यानी आचार्य रामचंद्र हो इस ग्रंथ को जाली मानते, जाली का मतलब बिल्कुल नकली मानते, ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर वुलर ने इसे अप्रमाणिक माना था, यानी जो अप्रमाणिक मानने का काम सर्वप्रथम जो डॉक्टर वुलर है उन्होंने कहा था कि ये ग्रंथ है वो अप्रमाणिक है, जो हमने शुरुआत में लिया। अब बात करते हैं अप्रमाणिक, बाद में अर्ध प्रमाणिक। अर्ध प्रमाणिक यानी आधा प्रमाणिक मानते हैं कि आधी जो बातें हैं इसके अंदर वो तो सत्य है और आधी बातें वो झूठ है। सूत्र है मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, ये याद रखना है। पहला हो गया कविराम बुल्लर देवी मोती जी, तो दूसरा हो गया मुनि प्रसाद चटर्जी। आगे देखिए मुनि प्रसाद चटर्जी, तो देखिए मुनि जिन विजय
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और अगरचंद नाथ। अब मुनि, तो यहां से हमने मुनि लिया, मुनि प्रसाद, यहां से हमने प्रसाद लिया, मुनि प्रसाद चटर्जी, यहां से हमने चटर्जी लिया, और नाहटा, यहां से नाहटा लिया। ये चार नाम हो गए जो इसको अर्ध प्रमाणिक मानते हैं, यानी आधा प्रमाणिक मानते हैं। तो मुनि प्रसाद चटर्जी हो गया, वही सूत्र है। और उसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्न में से अर्ध प्रमाणिक मानने वाला विद्वान है, या निम्न में से अर्ध प्रमाणिक मानने वाला विद्वान नहीं है। तो जैसे मुनि प्रसाद मुनि जिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, और नाहटा की जगह कर्नल तोड़ दे दिया तो अलग नाम दे देगा एक, ठीक है। या कोई और है, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे दिया, इस प्रकार का नाम देकर आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं वाले या है वाले ऐसे पूछते हैं। अब बात करते हैं प्रमाणिक की। सूत्र है कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनग, कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनग। तो देखिए कर्नल, यहां से कर्नल ये हो गया कर्नल टोड। डॉक्टर श्याम सुंदर दास, तो यहां से श्याम है तो यहां से श्याम ले लिया। मोहन, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, यहां से मोहन ले लिया। मिश्र, तो मिश्र बंधु, यहां से मिश्र ले लिया। जो का मतलब हो गया जॉर्ज गिरीसन, तो यहां पर जो इसमें से ले लिया। और नग का मतलब हो गया डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र। तो कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनग। अब हमारे सामने तीन कंडीशनें आ गई, एक हो गया अप्रमाणिक, एक हो गया अर्ध प्रमाणिक, और एक हो गया प्रमाणिक, ठीक है। अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक। कविराम बुल्लर देवी मोती जी, कविराम बुल्लर देवी मोती जी। मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा, मुनि प्रसाद चटर्जी नाहटा। और तीसरा हो गया कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनक, कर्नल श्याम मोहन मिश्र जोनक। ये तीन सूत्र है, थोड़ा सा आपको 2 4 5 बार करोगे तो याद हो जाएगा। मेरा तो आपसे मानना है कि आपको शुरुआत में, अभी तो मेरे को याद हो गए, शुरुआत में आप इसको किस प्रकार याद करोगे, तीनों को आप ऊपर लिख लीजिए, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक। फिर इनको सूत्र को किसी पेज में लिख लीजिए, और जहां आप पढ़ते उसके सामने इसको चिपका दीजिए। जब भी मन करे एक बार थोड़ी सी नजर फेर लीजिए इस पे, तो याद हो जाएगा। ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना, याद कैसे करेंगे, याद कैसे करेंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा इस पे सीरियस होने की जरूरत नहीं है, इजी वे में देख लीजिए और याद हो जाएगा बस, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र ने इसे घटनाकोश कहा, किसको, जो पृथ्वीराज रासो है उसको घटनाकोश कहा डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देखो पृथ्वीराज रासो की हस्तलिखित प्रतियां है, जो हाथ से लिखी थी किसने, चंद्रवरदाई ने, वो कहां है। तो अब देखिए उसके हमारे सामने 4 मत है। पृथ्वीराज रासो की जो हस्तलिखित प्रतियां, उसके 4 मत है। पहला वर्द रूपांतर, वर्द यानी बड़ा, बड़ा जो रूपांतरण है, तो उसके अंदर गुणचित्र समय, जो हमने देखा है कि पृथ्वीराज रासो, उसके अंदर गुणचित्र समय और 68 प्रकार के छंद काम में लिए गए। तो उसके अंदर 16,306 छंद जो शुरुआत में लाइन में हमने पढ़ेगी। तो बड़ा जो है, सबसे बड़ा जो वर्ग जो रूपांतरण, उसके अंदर गुणचित्र जो समय और 16,306 वो छंद है उसके अंदर। इसका जो प्रकाशन है वो है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा 1585 ईस्वी में किया गया। नागरी प्रचारणी जो सभा है काशी के अंदर, नागरी प्रचारणी सभा, उसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि इसका जो जो समय है, जो इसका स्थापना का नागरी प्रचारणी सभा का, तो वो कौन सा है, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। 1585 ईस्वी में इसका प्रकाशन करवाया था। हस्तलिखित प्रति की बात करें तो उदयपुर संग्रहालय में जो सबसे बड़ा जो वर्द रूपांतरण है, उसकी जो हस्तलिखित प्रति है वो उदयपुर संग्रहालय में अभी वर्तमान में मौजूद है। फिर दूसरा आता है मध्य रूपांतरण। मध्य रूपांतरण उसके अंदर क्या है, वो मानते हैं कुछ विद्वान कि उसके अंदर 7,000 छंद है। तो पहले 16,000 थे, 16 के आधे करते हैं तो 8 होता है, तो हमारे को 8 से क्या 7 ही मानना है, ठीक है। आधा हो गया मध्य रूपांतरण, 7,000 छंद है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ है, जो मध्य रूपांतरण है इसका प्रकाशन अभी तक नहीं हुआ है। हस्तलिखित प्रतियों की बात करें तो अबोहर और जो बीकानेर संग्रहालय, उसके अंदर इसकी हस्तलिखित प्रतियां हमारे को मिलती है। पहले वाले की उदयपुर संग्रहालय में, दूसरे की जो अबोहर और बीकानेर संग्रहालय वहां पर, ये 17वीं शताब्दी में लिखित मानी जाती है। यानी जो ये रचना है वो क्या है, मानते हैं जो मध्य रूपांतरण की 17वीं शताब्दी में इसका प्रकाशन हुआ था। सॉरी, प्रकाशन नहीं, इसकी जो रचना हुई थी। फिर बात आती है लघु रूपांतरण, जो लघु का मतलब छोटा होता है। तो उसके अंदर 19 समय, उसके अंदर गुणचित्र थे, उसके अंदर 19 समय और 3500 छंद है। तो 7,000 के आधे 3500 होते, तो इसके अंदर क्या 3500 ही छंद है। हस्तलिखित प्रति है वो बीकानेर संग्रहालय में, जिस प्रकार ऊपर वाले की भी क्या थी, अबोहर और बीकानेर संग्रहालय में थे, तो इसकी भी बीकानेर संग्रहालय में है। 4 नंबर है वो लघुतम रूपांतरण। लघुतम का मतलब
सबसे जो छोटा है, इसके अंदर 1300 छंदी है। तो 3500 के आधे 1750 होते हैं, पर यहाँ पर इन आधे 1300 ही माने। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसे मूल रासो माना है, यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जो मूल रासो है, जो पृथ्वी रासो, वो वही है जो जिसमें 1300 छंदी है। यानी जो 16,306 की बात हो रही है वो बिल्कुल झूठ है, वो नहीं है। डॉक्टर दशरथ शर्मा का मानना है कि जो 1300 छंद वाला है वही मूल रासो है। ठीक है, तो ये हमने जो पृथ्वीराज रासो और जो चंद्रवरदाई दे उससे संबंधित जितने भी जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट बनते हैं वो सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की। और इतना मैटर अगर पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई से संबंधित आप अगर देख लेते हो तो आपके एग्जाम में पृथ्वीराज रासो से संबंधित या चंद्रवरदाई से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद में भी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो उसको आप छोड़ सकते हो, इतना ज्यादा मैटर, क्योंकि वो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ से सारा मैटर छांट छूट के यहाँ पर इकट्ठा किया है, तो उसको आप निसंकोच छोड़ सकते हो, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। बाकी जो इनमें से जो लिखा है वो मैटर भी आप करके आ जाते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई है, क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।